एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या। 8 बज गए हैं। जुडिशियल क्लासेस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी शेड्यूल्ड क्लास जो थी वो हिंदू लॉ की थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण हिंदू लॉ की बजाय आज फिर से मुझे या आपको मुझे देखना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं। संभवतः कल जो लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ, तो मैंने आप सबसे अंतिम में कुछ बातें की थी। उम्मीद करता हूँ मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट भी किया, फिनिश भी कर दिया। आपके रिप्लाई मैं आपसे नहीं ले सका। कभी मौका लगे तो आप अपना रिप्लाई मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आप सबके विचार जानना चाहूँगा कि इस बारे में। ऑडियो एंड वीडियो ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा, कल की बात को, कि ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है, सारे साधन सारे संसाधन आपको दिए हैं। इस कोविड के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अपनी तैयारी को अच्छा पहुंचाइए। कोविड है, सारी दुनिया रुकी हुई है, सारी दुनिया रुकी है, तो लेकिन आप मत रुकिए। आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। कल मैंने आप सबके साथ सेक्शन 76, 77, 78, 79, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस की थी। हाँ सॉरी, 80 भी हो गया था। 80 के काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे बातें हो गई थी। अभी का जो नेक्स्ट आपके साथ टॉपिक डिस्कस होना है वो सेक्शन 81 होना है। सेक्शन 81 जो लोग फर्स्ट ईयर से जुड़े होंगे जानते होंगे। 81 जो है वो आवश्यकता की बात करता है, ठीक है। और आईपीसी में आवश्यकता की बात को रखने की पीछे वजह क्या थी, सेक्शन 81 के कॉन्सेप्ट को रखने की वजह क्या थी, इसको थोड़ा सा समझ लें। हर एक सेक्शन, स्पेशली जो आपके 76 से लेकर 106 तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट हर एक सेक्शन अपने पीछे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट रखता है। कभी कभी आपसे जो प्रॉब्लम गलत हो जाती है या दिक्कतें हो जाती हैं, उसके पीछे वजह जो है कि इस क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को ना समझ के आप केवल बस वो रटंत विद्या घटंत बुद्धि वाला हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, अपना अपना पढ़ने का तरीका है, लेकिन मैं आपसे जो पर्टिकुलर बात कहूँगा वो ये कहूँगा कि इस क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ लें, क्योंकि लस्की ने खुद अपने आप में कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द आई ऑफ लॉ, ठीक है। और जब तक आपकी आंखें नहीं खुली होगी, किसी भी रास्ते पे आप चलेंगे तो थोड़ी दूर तक आंखें बंद करके आप चल लेंगे, लेकिन बाद में जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट जो है वो समझने की बहुत आवश्यकता है। आज आपके साथ सेक्शन 81 की जो बात करूँगा, सेक्शन 81 नेसेसिटी की बात करता है, ठीक है, आवश्यकता, नेसेसिटी। एक लैटिन मैगजिम है, क्यूड नेसेसिटियम नॉन हैबिट, क्यूड नेसेसिटियम नॉट हैबिट। इसका मतलब है कि आवश्यकता किसी विधि को नहीं मानती, ठीक है। सोचिए, आप कभी इस बारे में सोचिएगा, अपने दिमाग को खोलिएगा, ये कितनी बड़ी बात है कि आवश्यकता किसी विधि का मोहताज नहीं है। एक छोटी सी बात आप ये ध्यान रखिए कि एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते, एक कानून के छात्र होने के नाते, आप चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या आपने लॉ पास आउट होके आप एडवोकेसी करने लगे हों, ठीक है, जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही चीज़ें आपको दिखाई देगी। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ को बहुत अच्छे से आपने एनहेरेंस किया है, अपनी अंदर समाहित किया है, तो आपको हर जगह कानून दिखाई देगा, हर एक जगह। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, ठीक है। तो जब आपकी भावना में विधि होगी तो हर जगह आपको लॉ दिखाई देगा। सड़क पे आप चल रहे हैं तो आपको कानून दिखाई देगा, स्कूल में, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हर जगह आपको लॉ का ही कॉन्सेप्ट दिखेगा, इसका सिवा कुछ और आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ भी इस बात को यहाँ इसलिए मैंने आपसे कहा कि विधि जो है, आवश्यकता और विधि एक दूसरे के इंटरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जैसी आपकी आवश्यकता होगी वैसी विधियों का सृजन होगा, ठीक है। और
लॉ जो है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह होती है। आपने देखा 2013 में निर्भया का केस हुआ दिल्ली में, पूरी की पूरी आईपीसी अमेंड हो गई, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता थी। आवश्यकता ही आविष्कार का सृजन करती है, तो जैसी आवश्यकता होती है वैसी। यहाँ सेक्शन 81 जो है वो ये कहता है कि आवश्यकता किसी विधि का मोहताज नहीं होती, आवश्यकता के लिए किसी विधि को हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब कानून यानी हमारा आईपीसी बुराइयों को मैनेज करने के लिए, कल भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि विधि जो है वो समाज में, स्टीवेंसन का ये कहना था कि विधि जो है वो समाज में सामान्य क्रम जो चीज़ें हो रही हैं उनको नियमित करने के लिए, किसी को दंडित या प्रताड़ित करने के लिए विधि का सृजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब हम आईपीसी के सेक्शन 81 को पढ़ते हैं तो 81 ये साफ तौर से कहता है कि धारा 81 जो है वो आवश्यकता की बात करता है, और आवश्यकता और विवशता दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, आवश्यकता और विवशता। जब आप किसी वस्तु की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं तो एक स्तर ऐसा आता है कि वो चीज आपकी विवशता बन जाती है, वो काम करना आपकी विवशता हो जाता है, ठीक है। यहीं पे सेक्शन 81 और सेक्शन 94 आईपीसी के, इन दोनों को जब आप देखेंगे एक साथ मिला के पढ़ेंगे, दोनों सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं, सेक्शन 94 और सेक्शन 81। सेक्शन 81 जो है वो विवशता की बात करता है, और विवशता जो होती है, आवश्यकता की बात करता है, और सेक्शन 94 जो है वो विवशता की बात करता है। और आवश्यकता विवशता दोनों को अगर हम कोरिलेट करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन दंड प्रक्रिया में यानी हमारी दंड प्रणाली में हमने 94 में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 81 जो है वो आवश्यकता की बातों को 3 क्लास में कैटेगराइज करता है, 3 वर्गों में विभाजित करता है, ठीक है। सबसे पहला वर्ग जो इसका है वो सबसे पहला वर्ग जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा और हिंसा का निवारण, प्राइवेट प्रतिरक्षा और हिंसा का निवारण, इस बात के बारे में बात करता है। यानी ये जो आवश्यकता जो है वो इसके 3 इलस्ट्रेशन यानी 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो आवश्यकता की, वो आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करता है, ठीक है, यानी अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में हिंसा हो रही है तो उस हिंसा का निवारण करना, ये भी आपकी आवश्यकता है, ठीक है। फिर दूसरा, किसी निर्दोष व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, ठीक है, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन जो है वो उन बुराइयों का चयन करना जो अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, ठीक है। ये 3 ऐसे क्लासेस हैं। जब इनको आईपीसी में हम सेक्शन वाइज हम बांटेंगे तो पहला जो पार्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का वो हमारा 96 से लेकर 106 तक का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा स्वयं सेक्शन 81 जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा, और तीसरा क्लास जो होगा वो सेक्शन 94 का होगा। शायद आपने कभी 81 को आपने सिर्फ सरसरी तौर पे देखा होगा और ये लगा होगा कि हाँ चीज़ें जो हैं वो बड़ी सामान्य सी हैं, लेकिन सेक्शन 81 ही वो सेक्शन है जो आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा को पूरी तरह से फ्लोरिश करता है। अगर सेक्शन 81 को हम हटा दें, ठीक है, अगर सेक्शन 81 को हम हटा दें तो हम ये पाएंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट है वो सेक्शन 96 से लेके 106 एकदम जैसे खोखला सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 81 कहता है कि कार्य जिससे अपहानि, कार्य जिससे कोई नुकसानी कारित होना संभाव्य हो। अगर ऐसा लगता है कि हम कोई काम जा रहे हैं और उस काम से कोई नुकसान होने वाला है, कोई अपहानि होने वाली है, तो उस कार्य को अगर दूषित मन से नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और उस कार्य से किसी दूसरी बड़ी हानि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो वो कोई अपराध नहीं होगी। फिर से चीजों को रिपीट करते हैं। कोई कार्य किया जा रहा है जो विधि द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, लॉ द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है।
और उस रिस्ट्रिक्शन में जो चीज आती है वो ये है कि वो जो विधि द्वारा रिस्ट्रिक्टेड वर्क हो रहा है वो वर्क किसी दूसरे बड़े वर्क को पोस्टपोन करने के लिए किया जा रहा है, हटाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। और तीसरी बात, इसमें आशय विशेष तौर से मायने रखता है। अगर हम इसके एसेंशियल यानी इस सेक्शन को, जैसे कि लॉ को पढ़ा जाता है, खासतौर से आईपीसी को जो पढ़ा जाता है, तो अगर हम इसके एसेंशियल एलिमेंट को क्लासिफाई करें, बांटें, तो हमें जो सबसे पहले मिलता है वो नंबर 1 मिलता है कि किया गया कार्य विधि की दृष्टि में अपराध हो, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो अपने आप लॉ की नज़र में किसी न किसी प्रोविज़न में वो अपने आप हानिकारक हो, नुकसान हो, उसका रिस्ट्रिक्शन हो, बार्ड कर रखा हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे कार्य उस व्यक्ति द्वारा स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की या संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया हो। क्या क्या चीजें हैं इसके सेकंड पार्ट में? स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की, 2 हो गए। तीसरा, जो शरीर की बात हो रही है और संपत्ति की बात हो रही है, ये चारों चीजों की बात हो रही है, इसकी सुरक्षा के लिए वो कार्य किया गया हो। याद करिए, आप जो लोग पढ़ चुके हैं आईपीसी को, एक आध बार उनको नज़र से गौर गुजर चुका है, तो जब वो 96 से लेके 106 तक के पार्ट को पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, 2 चीजें ये हो गई, है ना। और एक, कब मृत्यु तक ले जाया जा सकता है और कब मृत्यु से अन्य कोई हानि की जा सकती है, यही तो पढ़ते हैं आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में। और इसका सृजन, इसका बेस पॉइंट कहाँ है? इसका बेस पॉइंट सेक्शन 81 में है, जो आवश्यकता की बात करता है। आवश्यकता है, ठीक है। अगर आवश्यकता नहीं है तो इन चीजों का निर्माण या सृजन नहीं हो सकता। ठीक, तो सेक्शन 81 अपने आप में बहुत ब्राइडर कॉन्सेप्ट रखता है। कभी फुर्सत मिले तो इसको थोड़ा एक बार डिटेल में फिर से मैं आपसे 96 और 106 की जब बात करूंगा प्राइवेट प्रतिरक्षा की, तो फिर से इसी आवश्यकता की बात मैं फिर से डिटेल में आपसे करूंगा। लेकिन अभी जो हमें जानना है वो सेक्शन 81 को एक सरसरी तौर पे हमें जान लेना है कि हाँ, इसकी आवश्यकता क्यों है। शरीर और संपत्ति की, अपनी स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की। इसके बाद जो है वो बिना आपराधिक आशय की, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, बिना आपराधिक आशय। और अगला है वो सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ। और वह कार्य जिससे हानि की गई है, वह कार्य जिससे हानि की गई है, वो जिस हानि मतलब जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो जो बड़ी हानि है उस हानि को हटाने के लिए कर रहे हैं। एक उदाहरण आप समझ लीजिए, एक इलस्ट्रेशन आईपीसी में भी दिया हुआ है, आप भी समझ लीजिए। एक आग से जलते हुए घर में एक बच्चे को छत से फेंक दिया जाता है। एक आग से जलते हुए घर में एक बच्चे को छत से फेंक दिया जाता है, यह जानते हुए भी कि नीचे गिरने से बच्चे को उपहति हो सकती है, उसके बावजूद उसे छत से नीचे फेंक दिया जाता है। तो इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि उस बालक को आग से मृत्यु से बचाने के लिए, वो बड़ी हानि है, उस बड़ी हानि से बचाने के लिए उपहति यानी छोटी हानि कारित कर दी गई है। ठीक है। अब एक बड़ा ही लीडिंग केस है आर वर्सेस डांडले स्टीफेंसन। ठीक है। इसकी साइटेशन जो है वो LR 1884 14 क्विंग डबल बेंच 878, आर डांडले वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है। अब ये केस जो है ये चूंकि 1884 का है, काफी पुराना केस है,
और उस समय जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो आवश्यकता को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी। इस केस की फैक्ट पहले आप जान लें। इस केस के फैक्ट ऐसे थे कि 3 व्यक्ति जो हैं, एक बालक और 2 अन्य व्यक्ति नाव से कहीं काफ़ी दूर निकल गए थे और उन्हें कोई स्थल यानी कोई द्वीप या कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जहां वो रुक सकें। उस कंडीशन में उन्होंने काफ़ी समय बीत गया, भूख थी, प्यास थी, खाने पीने की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं थी और जो बालक था वो बालक अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो चुका था और ऐसी उम्मीद थी कि अगले 1-2 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में उन दोनों व्यक्तियों ने उस बालक को मारा और मार के अगले कई दिनों तक उसके मांस को खाते रहे और इस वजह से उन्होंने अपने आप को बचाया। ठीक है, बचाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब ऐसा हुआ कि वो स्थल पास आ गए यानी अपने आप को सुरक्षित पा गए, तो उन पर उस बालक की हत्या का मुकदमा चला। ठीक है, मामला काफ़ी उस समय चूंकि ज्यूरी का इंग्लिश मैटर है, ज्यूरी में मामला आया। ज्यूरी में इस बात को काफ़ी अच्छी तरह से डिटेलिंग की गई और डिटेलिंग में ये कहा गया कि कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, आप आपके प्राणों की कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति की हत्या अपने जीवन को बचाने के लिए नहीं कर सकते। बात वही है। अभी इसी सेक्शन को जब हम इसी सारी फिलॉसफी को जब हम प्राइवेट डिफेंस में पढ़ेंगे तो इसके पीछे की और चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। तो इस मामले के नोट कर लीजिए, अगर आप लाइव हैं तो नोट कर लीजिए। लॉर्ड कॉलरिज इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, क्योंकि कई बार इन सारी चीज़ों को आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं या आप आंसर में इससे बढ़ा देंगे लॉर्ड कॉलरिज तो आपके लिए अच्छा होगा। तो लॉर्ड कॉलरिज इसके मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने ज्यूरी के सारे डिस्कशन को सुनने के बाद इन व्यक्ति जो 2 व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्तियों को हत्या के लिए दोषी साबित किया। बात तो हो गई, ठीक है, लेकिन अभी इसमें चूंकि नेसेसिटी, आवश्यकता इतना ब्राइडर कॉन्सेप्ट रखता है, इतनी बड़ी फिलॉसफी रखता है कि इस फिलॉसफी को छोटी तरीके से समझना संभव ही नहीं है। इस केस को बाद में लॉर्ड स्टीफन ने इस डिसीजन को बहुत क्रिटिसाइज करने के पीछे जो वजह थी वो ये थी, उन्होंने 4-5 उदाहरण दिए जिनमें 3 बड़े उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक उदाहरण उन्होंने ये दिया कि अगर मान लीजिए एक पहाड़ी पर 6 लोगों की टीम चढ़ाई कर रही है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, उस पर चढ़ाई कर रही है, रस्सी से वो सभी 6 के 6 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उस कंडीशन में 6 के 6 व्यक्ति उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आखिरी के नीचे के 4 व्यक्ति गिरने लगते हैं और ऊपर के 2 व्यक्ति, ठीक है, ऊपर के 2 व्यक्तियों पर रस्सी का पूरा भार यानी चारों व्यक्तियों का भार ऊपर के 2 व्यक्तियों के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण अब उनके खुद के प्राण संकट में आ गए हैं। अगर उस दशा में ऊपर के जो 2 व्यक्ति हैं वो अगर इस दशा में रस्सी काट देते हैं तो क्या ये हत्या होगी? रस्सी काट देना, रस्सी अगर वो नहीं काटते हैं तो उस दशा में उनके स्वयं के प्राण खतरे में आ जाते, तो क्या ये हत्या होगी? पहला उदाहरण ये था। दूसरा उदाहरण उन्होंने समुद्र में एक डूबे हुए पोत का दिया कि अगर एक समुद्र में डूबे हुआ पोत है और वो पोत में 2 व्यक्ति हैं, एक पटरे पर अपने प्राण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर ढकेल देता है, धक्का दे देता है, ठीक है, और धक्का देने के प्रक्रिया स्वरूप अगर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो पटरे को पहले पा जाता है, दूसरा व्यक्ति उस पटरे के पास आके पहले व्यक्ति को धक्का दे देता है, तो धक्का देने में अगर उसने अपने प्राणों की सुरक्षा की तो क्या दूसरा व्यक्ति जो अब डूब गया है, क्या ये हत्या होगी? ठीक है। तीसरा उदाहरण उन्होंने इस चीज का दिया कि अगर
एक जहाज है, ये तो बड़ा साधारण सा आपने सुना भी होगा, एक ये सुमा मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको और क्लियर करता हूं। तो तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि अगर एक शिप है, बड़ा जहाज है, ठीक है, और वो किसी आइसबर्ग से या किसी पहाड़ी से टकराने वाला है, उस कंडीशन में अगर कप्तान जहाज का मुंह मोड़ देता है और जहाज के मुंह मोड़ने से कोई छोटी नाव डूब जाती है, टक्कर से डूब जाती है, ठीक है, तो क्या ये अपहानि होगी, क्या ये हत्या होगी, या क्या ये आवश्यकता होगी? बात ये है, देखिए एक चीज आपके साथ एक चीज छूट गई है, जो लोग लाइव हैं वो नोट कर लें, ये बड़ा वो है मिग्नानेटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, मिग्नानेटी, MEGINETI, मिग्नानेटी, ठीक है। ये जो आर वर्सेस डैंडले स्टीवेंसन का केस है, इसे मिग्नानेटी का मामला भी जाना जाता है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ये दिमाग में अभी स्किप हो गया तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो मैं बात कर रहा था, ये 3 नेसेसिटी की बात कर रहा था, ये 3 ऐसी शर्तें, 3 ऐसी कंडीशन को स्टीफेन ने अपनी बात में कहा कि अगर डैंडले स्टीवेंसन का मामला जो है वो हत्या है, तो इन सब मामलों में क्या होगा? क्या यहां हत्या नहीं हुई है? एक केस है, मैटर है, मुझे उसका नाम या स्किप हो रहा है। उस केस में ऐसा हुआ कि एक अस्पताल में आग लग गई, ठीक है, और अस्पताल में आग लगने के बाद वहां पे कुछ संक्रामक रोग के मरीज थे, ठीक है। तो जो बचाव कर्मी थे उन्होंने एक संक्रामक संक्रमित बालक को आग से बचाने के लिए कपड़े में लपेट के अस्पताल से बाहर निकाल लाया, ठीक है। अस्पताल से बाहर लाने पर उस बच्चे के संक्रमण के कारण, चूंकि आग लगी थी, बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा थे, उस बच्चे के संक्रमण के कारण और लोग जो थे वो संक्रमित हो गए। अब यहां क्या कहेंगे हम? क्या यहां संक्रमण फैलाने के लिए, जैसे अभी कोविड के दौर में की बात कर लें, ठीक है, अगर किसी हॉस्पिटल में ढेर सारे कोविड के पेशेंट हैं, ठीक, और उस हॉस्पिटल में किसी तरह से अनसर्टेनिटी हो जाती है, आग लग जाती है या कोई और वजह हो जाती है, और वहां के लोगों को बाहर निकाला जाता है और उसमें कई सारे अन्य लोग संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या इसे पेंडेमिक एक्ट में इसे पनिश किया जाएगा? सवाल ये सारे हैं। आवश्यकता, नेसेसिटी की जो प्रॉब्लम है, सेक्शन 81 जो बात करता है, वो इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उसको थोड़ा सा एक नजर में पढ़ें और पढ़ के निकल जाएं। देखिए जी, मयंक ने अभी कहा कि हाँ, इन सारी इलस्ट्रेशन में नो ऑफेंस है, लेकिन बात वही है कि जिसे आप पढ़ते हैं आर वर्सेस डंडले के केस में, वहां पर तो हत्या का दंड दिया गया, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सेक्शन 81 के लिए अपने कुछ बड़े शॉर्ट कमेंट दिए। शॉर्ट कमेंट जो थे, बड़े शॉर्ट में उन्होंने समझाया। सेक्शन 81 जो है वो ये कहता है कि जो सेल्फ डिफेंस है, आत्म परिरक्षण है, अपने आप का बचाव जो है, ठीक है, जो नेसेसिटी की बात है, नेसेसिटी में हम या तो संपत्ति बचाते हैं अपनी, ठीक है, या अपने या किसी अपनों की हम प्राणों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो जस्टिस हरि सिंह गौर ने डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इस पर जो कमेंट दिया वो ये दिया कि सेल्फ डिफेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर हम अपने प्राणों की सुरक्षा करना चाह रहे हैं, या किसी अपने की या किसी अन्य व्यक्ति की हम प्राणों की सुरक्षा करना चाह रहे हैं, या अपनी संपत्ति या अपने किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, आत्यांतिक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही है, वो ये है कि किसी अन्य की जान लेकर आत्म परिरक्षण करने का अधिकार नहीं है,
उन्होंने ये इस बात को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया, लेकिन इसे मैं और आपको इजी करूं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति के प्राणों के बल पे, किसी अन्य व्यक्ति की जान के बल पे आप अपने प्राणों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस में आप क्या करते हैं? आप यही तो करते हैं, आप अपने प्राणों की सुरक्षा करते हैं, बदले में किसी अन्य व्यक्ति के प्राणों को आप ले लेते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की जान ले लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट डिफेंस में जो व्यक्ति आक्रमण करता होता है उसके बारे में बात होती है। सामान्य रूप से मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, मेरा और आपका इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मार दूं। किसी एक नौकरी में एक वैकेंसी है, किसी नौकरी में एक वैकेंसी है, दो लोग फाइनली वहां तक पहुंचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति की जान ले ले और अपना चयन कर ले, अपनी संपत्ति बना ले, अपने जीवन को अच्छा बना ले। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ यहां ये है कि किसी अन्य व्यक्ति की जान लेना, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस ये अपने आप को संरक्षित करने का, अपने आप को परिरक्षित करने का आखिरी साधन नहीं होता है। उसके बाद तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है, बड़ी से बड़ी ऐसी अनिवार्यता नहीं हो सकती है जो किसी व्यक्ति की हत्या को जस्टिफाई कर सके। ठीक है, ये तीन बातें उन्होंने कह के अनिवार्यता के सिद्धांत पर एक कैपिंग कर दी, एक कैप लगा दिया कि अब इससे ज्यादा आप आगे मत बढ़िए। नेसेसिटी ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है नेसेसिटी। नेसेसिटी की कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। नेसेसिटी आज जो चीज है, आज जो हमारी आवश्यकता है, सॉरी एक साधारण सा उपयोग है, हो सकता है कल के लिए वो आवश्यकता बन जाए। ठीक है, व्यक्ति की अपनी परिभाषा होती है। किसी व्यक्ति के लिए 2 दिन भूखे रहना सामान्य सी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए 2 घंटे भूखा रहना सामान्य सी बात नहीं है। एक डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो 2 दिन तक भूखा रह जाए, ठीक है, तो वो उसके प्राणों पे आप बन जाएगी। ठीक है, एक हैवी डायबिटिक पेशेंट है तो उसके प्राणों पे बन जाएगी। और उस दशा में अगर वो रोटी चुरा लेता है, ठीक है, अगर वो रोटी चुरा लेता है तो यहां रोटी चुराना उसकी नेसेसिटी के अंदर कंसीडर होगी। वहीं एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा अगर रोटी चुराई जाती है, ब्रेड चुराई जाती है, तो ये नेसेसिटी नहीं होगी। मैं चोरी को डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सॉरी मैं चोरी को डिफाइन करने और जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ आवश्यकता और नेसेसिटी को अच्छी तरह से समझने की है। आवश्यकता, नेसेसिटी, टाइम टू टाइम, कंडीशन टू कंडीशन, जैसी सरकमस्टांसेस होगी, जैसी परिभाषा होगी, वैसे नेसेसिटी के चीजों में डिफरेंस होता जाएगा। ठीक, अब मानव हत्या, वर्ड याद रखिएगा, हत्या। हत्या की कंडीशन जो है, हालांकि जब हम आएंगे 299 और 300 पढ़ेंगे तब हत्या क्या है और हत्या की सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो ये है कि हत्या अभी जो कंडीशन है वो हत्या के लिए उन सारी बातों का होना आवश्यक माना गया है जिसके पीछे कॉन्सेप्ट किसी नेसेसिटी का ना हो, किसी प्राइवेट डिफेंस का ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर नहीं है, प्राइवेट डिफेंस नहीं है, तो ये हत्या की कैटेगरी में वहां वो कंसीडर हो जाएगी। इस पे कुछ केस लॉज हैं, वो आप नोट कर लें। एक केस लॉज उस पे नोट कर लें। केस नंबर 1 है कॉमनवेल्थ वर्सेस होम्स। कॉमनवेल्थ वर्सेस होम्स। नेक्स्ट, धनिया दाजी का केस। धनिया दाजी के केस, इसका साइटेशन जो है 1868 यानी 1868, 1868, 5 बॉम्बे 625 इसके साइटेशन है। इस केस की भी बड़ी मजेदार चीज है। अभी बात चोरी की हो रही थी, इस केस के फैक्ट जो थे वो ये थे कि एक व्यक्ति था, वो ताड़ी बेचा करता था, ताड़ी। ठीक है, और अक्सर जो है वो उसकी ताड़ी चोरी हो जाया करती थी।
तो ताड़ी चोरी के मामले में उसने एक दिन क्या किया कि अपने ताड़ी के जो बर्तन थे, जो पॉट था, उस पॉट में ताड़ी की बजाय पॉइजन मिला दिया, ठीक है, और उस पॉइजन के कारण एक सैनिक की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब मामला जो है वो कोर्ट में आया और कोर्ट में आने पर इस पे ये कहा गया कि चोरी के अपराध को रोकने के लिए ये आवश्यकता थी, चोरी कौन करता था पता नहीं चलता था, तो हमने ये तरीका अपना लिया। तो वाजिब सी बात है यहाँ उसे कोई बचाव आवश्यकता का नहीं मिला। विशंबर, नेक्स्ट केस जो है विशंबर रूमल वर्सेस रूमल, विशंबर वर्सेस रूमल, AIR 1951 इलाहाबाद 500, ठीक है। इस केस में भी इस चीज को क्लियरिफाई किया गया कि आवश्यकता कितनी भी नितांत जरूरी हो, अगर वो लॉजिकल नहीं है, तर्कतम्यता से भरी हुई नहीं है, तो आवश्यकता के कारण अपराध में बचाव नहीं मिलेगा। यहां जो तर्कतम्यता यानी जो लॉजिकल होने की बात कही गई है, वो सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति को के मस्तिष्क को इंटरप्रिटेट किया गया है कि सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति जो है वो उस आवश्यकता को समझ सके, वास्तव में एक सामान्य जनमानस में ये संदेश आ सके कि जो आवश्यकता, छोटी आवश्यकता और बड़ी आवश्यकता, छोटा काम किया गया बड़े काम को रोकने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट जन सामान्य को समझ में आना चाहिए, सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, आर वर्सेस हिकिंस LR 3 QBD 376। यहां अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो वो संक्रामक बीमारी वाला जो है वो यही केस था, मुझे केस का नाम स्किप हो रहा था। तो ये इस केस में ये कहा गया कि एक हॉस्पिटल में संक्रामक व्यक्ति थे, बालक था, आग लग गई और उस बालक को बाहर निकाला गया, जिसके कारण संक्रमण और लोगों में फैल गया, ठीक है। और उस संक्रमण से, उस संक्रामक बीमारी से बचने के लिए तो कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि आग लग जाने से बच्चे की मृत्यु हो सकती थी और यहां जो कार्य किया गया वो आवश्यकता के अनुसार किया गया, इसलिए कोई अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1956 SC 460। इस केस में भी बड़े सामान्य तौर पे SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि आवश्यकता जो है वो किसी भी विधि से बढ़ के है, ठीक है, और अगर आवश्यकता तर्कों से पूर्ण है और ये लगता है कि ऐसी आवश्यकता के कारण बड़ी अपहानि को टाला जा सकता था, तो ऐसी अपहानि को किए जाने में कोई अपराध नहीं है, ठीक है। कंक्लूड करते हैं सेक्शन 81 को, चूंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पढ़ने को तो 2-4 दिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और जितना आप पढ़ेंगे उतना चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। कंक्लूड करते हुए ये कहना है कि सेक्शन 81 जो है वो इस बात के बारे में कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है और उस कार्य से बड़ी हानि को टाला जा सकता है और छोटी हानि को अपनाया जा सकता है, उस कंडीशन में किया गया कार्य जो होगा वो किसी अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, कोई अपराध नहीं होगा। उधर जब हालांकि मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो कि इसके बाद सेक्शन 94 और 96 के बाद का जो पोर्शन है वो आपके साथ एक साथ चाह रहा था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है।
तो ये हुई बातें आवश्यकता की। इसी के बाद सेक्शन 94 या सेक्शन 94 हम आपको साथ में क्रम से जब चल रहा है चीजें तो क्रम से रहे। उस समय ये 81 की चीजों को हम आपके साथ रिपीट कर लेंगे, दोबारा चीजें आपको रिमाइंड हो जाएगी। सेक्शन 82, थैंक यू गौरव, बाकी सभी लोग। सेक्शन 82, सेक्शन 82 के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए कुछ चीजें जो हैं मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था जब आपसे मेंसेरिया डिस्कस किया था। तो उस समय मेंसेरिया के समय मैंने आपसे बताया था कि ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो दोषी नहीं है तो उमा आपका क्वेश्चन जो है प्लीज उमा अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दें। और मैं अपनी पहले की क्लासेस में बता चुका हूं कि लास्ट के 5 से 10 मिनट जो होंगे वो आपकी क्वेरीज के लिए होंगे। अभी क्या है, फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, चीज़ें का फ्लो जो है वो टूट जाता है। अब क्लास जो है वो ऑनलाइन है, फेस टू फेस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट के 5 से 10 मिनट जो होंगे उसमें हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 82, सेक्शन 82 ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो अपराध को करने के लिए वो सामर्थ्य ही नहीं रखता, वो मस्तिष्क ही नहीं रखता है जिसके कारण वो अपराध को अपने अंतिम स्तर तक पहुंचा सके। ठीक है। सेक्शन 82, सेक्शन 82 ये कहता है कि कोई भी, yes it's depend on time, circumstances and whatever periphery you have live, what is the culture, what is the morality status in your surrounding, it's depend on those circumstances. okay yes, तो सेक्शन 82 जो है वो ये कहता है कि कोई ऐसा बालक या बालिका, ठीक है, जो 7 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, उस परिस्थिति में अगर वो कोई अपराध करता है तो किया गया अपराध फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा, कहीं कोई इफ बट नहीं होगा। कारण क्या है कि 7 वर्ष से कम के बालक या बालिका के मस्तिष्क को इस लेवल का समझा जाता है कि वो इस तरह का स्टेटस, मेंटल स्टेटस, मेंसेरिया बना ही नहीं सकता कि किसी अपराध के बारे में सोच सके, उस अपराध की परिकल्पना को सृजित कर सके या उस अपराध को अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचा सके। उस बालक या बालिका का मस्तिष्क का स्तर इतना हो ही नहीं सकता। इसी कारण से डोला इन कैपेक्स, डोलाई इन कॉपेक्स वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, असक्षम गुड़िया, ठीक है, ये वर्ड यूज किया गया है कि कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से कम आयु का है उसका मस्तिष्क इस स्तर का होता ही नहीं। और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि कार्य और दुराशय, यानी आपका कार्य और आपका दोषी मस्तिष्क दोनों को संगामी होना चाहिए, दोनों को एक जैसा होना चाहिए। आप जैसा दोषपूर्ण चीज सोच रहे हैं, ठीक है, जैसी दोषपूर्ण चीज सोच रहे हैं, जैसी सोच रखते हैं, उसी सोच के क्रम में आपका कार्य भी आगे होना चाहिए। तो जब सोच बन ही नहीं सकती, तो जब सोच नहीं है तो कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना सकता। अगर कोई बालक या बालिका एग्जैक्ट 7 वर्ष का हो तो आज उसने ये आपराधिक कार्य किया है और आज के ही दिन
आज के ही दिन वो 7 वर्ष की पूर्ण हो गई है, यानी 7 वर्ष से कम तक की तो बात है, 6 साल 11 महीने 29 दिन, तो ये कंसीडर होगा। लेकिन एग्जैक्ट 7वां वर्ष हो तो क्या होगा, एग्जैक्ट 7वां वर्ष होने पर भी उसे सेक्शन 82 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उस बेनिफिट में उसे पूरी तरह से एग्जम्प्टेड किया जाएगा। ठीक, देखिए देखिए मानसिक असमर्थता की जो बात होती है, फिर वही मैं चूंकि बार बार आपसे कहता हूं कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बहुत जरूरी है पढ़ना समझना। तो असमर्थता जो है वो आपके 4 सेक्शन में कंसीडर होती है, सेक्शन 82, सेक्शन 83, 84, 85। ये 4 ऐसे सेक्शन हैं, ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है वो कार्य करने के लिए, दोषी मस्तिष्क के लिए पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। ठीक, अब बहुत ज्यादा केस लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें केस लॉज बहुत ज्यादा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको ही पता है कि ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्टिंग करना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो इसमें बहुत ज्यादा केस लॉज नहीं मिलेंगे आपको। जर्नली जो है वो आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को जानना है कि सेक्शन 82, 83, 84, 85 ये 4 ऐसे सेक्शन हैं जो असमर्थता की बात करते हैं, और इसमें 7 वर्ष तक के बालक या बालिका का मस्तिष्क उस लेवल का होता ही नहीं जो अपराध की बात कर सके। इसी के तुरंत बाद हम बात करते हैं सेक्शन 83। चूंकि 82 और 83 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे और दूसरे के बिना पहले की बात कर पाना थोड़ा कठिन कार्य होगा। तो सेक्शन 83 की बात करते हैं। तो सेक्शन 83 बात करता है कि जो बालक या बालिका 7 वर्ष से अधिक के हैं, ठीक है, लेकिन 12 वर्ष तक के हैं, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष के बीच की जिनकी कैटेगरी होगी, उनका किसी आपराधिक कृत्य में क्या दायित्व होगा, क्या लायबिलिटी होगी। तो 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष तक के बालक या बालिका को अपराध के बारे में, अपराध की प्रकृति के बारे में जो चीजें जाननी होती है, अगर जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि अगर ऐसा बालक या बालिका कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, सबसे पहली कंडीशन यही है, कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है। फिर दूसरी कंडीशन जो है वो कार्य करने के पश्चात उसका हाव भाव क्या था, उसने अब कैसा आचरण अपनाया था, और तीसरा न्यायालय में उसका आचरण कैसा था। ये 3 चीजें जो हैं वो सेक्शन 83 में कंसीडर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले क्या है, कारित कार्य की प्रकृति, जो काम किया है किसी 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बालक ने कोई कार्य किया है, उस कार्य के लिए क्या प्रकृति है, क्या नेचर है उस कार्य का, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो है वो कार्य करने के बाद, उस कार्य का परिणाम आ जाने के बाद क्या उस बालक या बालिका के हाव भाव हैं वो, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उस व्यक्ति का, उस बालक का जब न्यायालय में प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या हाव भाव है, कैसा वो बिहेव कर रहा है। इन 3 चीजों पर उस व्यक्ति की लायबिलिटी डिपेंड करती है। यानी अगर हम इन शॉर्ट कहें तो सेक्शन 83 पूर्ण दायित्व से उन्मुक्ति नहीं देता है, ठीक है, जैसे सेक्शन 82 में पूरी तरह से उन्मुक्ति है, लेकिन सेक्शन 83 में पूरी उन्मुक्ति नहीं है। ठीक, इस उन्मुक्ति को थोड़े से 1-2 केस लॉज में समझ लें। एक है केस है उल्ला महापात्रा का केस, ठीक है। उल्ला महापात्रा का केस जो है उसमें एक 11 वर्ष की बालिका, 10 साल से अधिक या 11 वर्ष की बालिका एक व्यक्ति की तरफ दौड़ती है चाकू लेकर और ये कहते हुए भागती है कि बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, उसका स्टेटमेंट था, ठीक है। इस तरह का स्टेटमेंट जब आप
एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो रजिस्ट्री के मामले जो होते हैं वो कार्य और कार्य के समय जो उद्घोषणा की जा रही है, जो बात कही जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के क्रम में आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है और साथ में जो कार्य किया जा रहा है, ये दोनों अपने आप में साफ तौर से बताते हैं कि उस बालिका द्वारा किया गया आचरण उस कार्य की प्रकृति और उस कार्य के परिणाम को समझने के लिए सामर्थ्य है उसके अंदर। इसी वजह से इस कार्य सेक्शन 83 में उसे दोषी माना गया। ठीक है, और 83 का बचाव उसे नहीं मिला गया। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मैं आपसे ये बात कहता हूं कि बचाव नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पनिश किया गया, उसे सजा दी गई। सेक्शन 83 जो है वो ये प्रावधान करती है कि जो बालक है, जो जिसने अपराध सिद्ध हो गया है, उस बालक को सुधार की प्रक्रिया से गुजारा जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए। इस वजह से उसे दोष सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, ताकि रिफॉर्मेटरी प्रोसेस उसका स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, उल्ला महापात्रा के केस के बाद एक और केस है मुसम्मत आमीन वर्सेस इम्परर। मुसम्मत आमीन वर्सेस इम्परर, इस केस में एक 10 वर्ष की बालिका जो है वो उसके पति और ससुर ने डांटा, बालिका को डांटा। जब डांटा तो उस समय तो उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, उस समय तो उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन जब पति और ससुर दोनों सो गए तो रात में उसने चाकू से दोनों की गर्दन काट ली। ठीक है, हो गया हिसाब। इस दशा में, इस कंडीशन में जो किया गया अपराध है उसके विषय में यह कहा गया कि वो जो बालिका थी वो अपने अपराध की प्रकृति और उसके परिणाम दोनों को बहुत बखूबी समझती थी और इस कारण से धारा 83 के अंतर्गत उसे बचाव नहीं मिलेगा। उसका कार्य जो है वो सुधारात्मक प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसे दोषी माना गया। इसी तरह से एक और केस है कृष्णा भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कृष्णा भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में एक बालक जो है वो अपने घर से अपनी दादी का हार चुरा के, नेकलेस चुरा के भाग गया और बाजार ले जाके उसे बेच दिया और बेच के थोड़ी सी कुछ चीजें उसने, जो उसे खाने की बड़ी इच्छा थी, वो उसने बाजार से खरीद लिया। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरी तरह से धारा 83 का बचाव मिलेगा, क्योंकि हार की उसकी कीमत और उस कीमत के बदले क्या क्या चीजें उसे प्राप्त हो सकती हैं, इसका उसे जरा भी आकलन और अनुमान नहीं था। और इसी केस में, कृष्णा भगवान के केस में ही कोर्ट ने ये कहा कि धारा 83 की प्रक्रिया जो है वो दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। इसका उद्देश्य सुधार करना है। इसी तरह एक और केस है मुकुल शाह 1866 का काफी पुराना केस है, मुकुल शाह का मामला। इसमें ये स्पष्ट किया गया कि धारा 83 जो है वो सशर्त उन्मुक्ति की बात करती है। कंडीशनल परिस्थितियां जो होगी वो कंडीशनल होंगी, पूरी तरह से एग्जम्पशन नहीं होगा। जैसे 82 में आपको पूरी तरह से एग्जम्पशन मिल जाता है, आप किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होंगे। उसी तरह धारा 83 जो है वो सशर्त उन्मुक्ति की बात करती है, यानी इसके अंतर्गत किए गए अपराध में कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपका वो जो दोषी बालक या बालिका है वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होगा, अन्यथा की कंडीशन में उसे सुधार गृह भेज दिया जाएगा। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखी जाती है कि बालकों के मैटर में अधिक से अधिक बेनिफिट जो दिया जाएगा वो उस बालक को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 83। देखिए लगभग 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचा हुआ है,
तो 5 मिनट तो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए लग जाएंगे। और नेक्स्ट सेक्शन जो है 84 बड़ा सेक्शन है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी सेक्शन 84 हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं वो आप प्लीज़ स्टार्ट कर लें जल्दी से, अगर पूछना चाहते हैं कोई क्वेरी है। बाकी कौस्तुभ जी ने बता दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी है आप वो मैसेज करें, लेकिन फ़िलहाल अगर यहाँ आपको कोई सवाल है, जैसे अभी आपने किसी ने मुझसे पूछा कि कोई अच्छी लैंग्वेज में किताब बता दें आईपीसी की। बीएल ग्रोवर साहब का स्टेटमेंट है, कभी आप मॉडर्न हिस्ट्री की उनकी बुक उठा के पढ़िए। बीएल ग्रोवर की पहली बुक मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें पहले पेज पे लिखा है सम बुक फॉर टेस्ट, सम फॉर च्यूइंग, सम फॉर टेस्ट, च्यूइंग एंड डाइजेस्ट। कुछ किताबें सिर्फ स्वाद लेने के लिए होती हैं, कुछ स्वाद लेने और चबाने के लिए होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं आप उसका स्वाद लीजिए, उसे चबाइए और खा के पचा जाइए। ठीक है, इस स्तर पे आपकी आईपीसी की जो बुक होगी वो एशन मिश्रा सर की किताब जो है वो बहुत अच्छी है, कंपटीशन लेवल पे बहुत अच्छी है। इसके अलावा कभी आपको मौका लगे, इसके अलावा कभी मौका लगे तो आप रतन लाल धीरज लाल को जरूर पढ़िए, अच्छे अच्छे केस उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और आईपीसी जो है, आईपीसी और एविडेंस ये दो ऐसे एक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आपको जितना मैटर देना है वो तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन आपके केस लॉज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बिना केस लॉज के आपके आईपीसी के आंसर जो हैं बहुत बहुत अजीब लगेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, केस लॉ याद नहीं होता है सर प्लीज देखिए। हाँ ठीक है, ये समस्या अभी एक छोटी सी आपसे मैं इसी बात को कहने जा रहा था। जो मेरे स्टूडेंट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मुझसे कभी क्लास अटेंड की है वो जान रहे होंगे, मैंने हमेशा जोर दिया है कि आप अपनी प्रैक्टिस या आंसर को सिनॉप्सिस बेस पे तैयार करिए। ठीक है, सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस का मतलब ये है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद फिर उसका अगर कोई लीगल बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड दीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद ये हेडिंग जो है वो, जैसे सिनॉप्सिस आप कहीं भी किसी भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे तो सिनॉप्सिस वहां मिलती है। सिनॉप्सिस के साथ तैयारी करने में आपको सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं तो बाकी तो सब कॉपी पाए और लिखना शुरू कर दिए, लेकिन आपने जब सिनॉप्सिस बनाया है तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को रुक के पढ़ने के लिए मजबूर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सामान्य से अलग हैं। तो सिनॉप्सिस जरूर बनाइए, आपके केस लॉज रिवीजन हो जाएंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप रिवीजन कर लोगे। और एक और बात आप जान लीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं। जब हम लोग कॉपियां चेक करते हैं तो कॉपियां चेक करने हम लोग के ऊपर टाइम का बड़ा प्रेशर होता है, जल्दी से जल्दी कॉपी को निपटाना होता है। तो अधिकांश जगह ये होता है कि हाँ 2-4 चीजें पढ़ी और चेक कर दिया। आप जर्नली एवरेज मार्किंग में ही आप तौल दिए जाते हैं। ठीक है, भले आपने कितना भी अच्छा लिखा है आपको नंबर एवरेज ही मिलेंगे, लेकिन जिस समय आप सिनॉप्सिस बना देते हैं उस समय क्या होता है कि टीचर ने आपकी सिनॉप्सिस पहले पेज में एक देख ली, एक पेज देखने के बाद उसने आपका आकलन कर लिया, आपके ज्ञान को परख लिया। अंदर की चीजें फिर वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है कि सिनॉप्सिस के साथ आपके आंसर लिखने में आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो आप कोशिश ये करिए कि सिनॉप्सिस बना के अभी जो आप तैयारी करते हैं उस तैयारी में भी सिनॉप्सिस बनाएं। जब आप देखेंगे 20-25 क्वेश्चन के सिनॉप्सिस आपके बन गए हैं, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएंगे। और इस सिनॉप्सिस बनाने की आदत को आप आगे भी अपने पेपर में लिखिए। बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, निश्चिंत रहिए, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है लिखने के इस पैटर्न को। तो कोशिश ये करिए कि हाँ आप सिनॉप्सिस बना के अपने आंसर लिखिए, सेक्शन भी आपको खूब याद हो जाएंगे।
ठीक है, आपका सेक्शन भी याद हो जाएंगे आपको, और साथ ही साथ सेक्शन के साथ साथ ही आपको केस लॉज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और एक और आपके साथ एक मैंने जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कभी जब आप केस लॉज आप उसके फैक्ट याद करना हो तो फैक्ट के लिए आपको बहुत ढेर सारी बातें लिखनी पड़ती है। उसकी बजाय आप ये कर लीजिए कि छोटा सा कोई एक डायग्राम बना लीजिए, भले ऊल जूल बने, आपकी आर्ट अच्छी हो ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन केस के बगल में जहां केस का नाम लिखिए उसी के बगल में एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। जैसे अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया, पहाड़ी पे 6 लोग चढ़ रहे हैं, 4 लोग जो हैं उन वो अब छूट गए हैं और 2 लोगों के ऊपर रस्सी का पूरा भार है। ठीक है, अब आप क्या करिए, 4 लाइन ऐसे खींच लीजिए, सर पे गोला बना दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए और डिस्टेंस करके 2 गोला बना लीजिए। ठीक है, इतनी छोटी सी जगह में पूरा केस का फैक्ट आपका तैयार हो गया। और उस पे भी आपको अगर तरीका और अच्छा है, रस्सी जो है एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, रस्सी कट गई। अब आपको उसमें अगर ये देखना है कि ये मैटर जो है उसमें एग्जम्पशन हुआ या कल्पित हुए, दोषी हुए या एक्विटाइल हुए, अगर आपको ये करना है तो बगल में एक क्रॉस बना दीजिए या एक टिक बना दीजिए। बड़ा इजी होता है। और आप जिस समय ये बना रहे होंगे, ये फिगर, ये डायग्राम बना रहे होंगे, उस समय विश्वास मानिए ये फिगर, ये डायग्राम आपके मस्तिष्क पे छप जाएगा। आपको फैक्ट दोबारा कभी नहीं भूलेगा। जब भी कभी कॉपी के पन्ने पलटेंगे, एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगी, ठीक है, कि आपने ये डायग्राम बनाया था। और फिर से वो पूरी की पूरी एविडेंस 154 स्मृति ताजी हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि जैसा चश्मा आपका, तो चश्मे के का आपका जो कलर है वो लॉ का कलर है। हर जगह लॉ ढूंढिए, हर जगह कानून ढूंढिए। ठीक है, और अगर आपने लॉ को अपनी आंखों से देखना स्टार्ट कर दिया तो विश्वास मानिए, भले मैं ये वादा आपसे नहीं कर रहा हूं कि हाँ आप जुडिशरी में 100% आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, मैं ये आपसे वादा नहीं कर रहा हूं, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यकीन जानिए आप एक अच्छे इंसान तो जरूर बनेंगे। और एक अच्छा इंसान कभी फालतू नहीं होता। तो अपने चश्मे को बदलिए। तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं। करार जो असंभव है, ऐसे पढ़ना स्टार्ट करिए। अपने दैनिक जीवन में चीजों को देखिए, उसमें कानून को ढूंढिए। क्योंकि जब आपके दिमाग में प्रश्न होंगे तो आपका प्रश्न खुद ब खुद उस आंसर को आपका दिमाग तलाशेगा। और थोड़े थोड़े भी आंसर आपने खोजना शुरू कर दिया तो यू आर अ रिसर्चर, आप रिसर्चर हो जाएंगे। ठीक है, और एक बहुत सारी बातें हैं, बस कोशिश ये करिए। ठीक है, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आपके साथ अगली क्लास जो है वो संडे को होगी। संडे को 8 बजे फिर से मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। मैं इन सारी बातों के लिए मैं कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता हूं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।